वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स, इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस के भी न्यूज़ को इंक्लूड किया गया है। जो एकदम हार्डकोर बैंकिंग एंड फाइनेंस का न्यूज़ होता है ना, उसको एक अलग सा टॉपिक बना के ही कर देते हैं। जैसे कल एक वीडियो डाला गया था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 25-26 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट निकाला है रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमीज ग्रोथ रेट। ठीक है, वो तो कल का वीडियो था, उसमें डिटेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो एक हार्डकोर टॉपिक था। इस वीडियो में भी बहुत सारा न्यूज़ है। ठीक है, वीडियो में आप देखिएगा ना, नीचे होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना यहाँ पे जितने सारे न्यूज़ कवर किए गए ना, उसको चैप्टर के रूप में डाला गया है। उसके साथ साथ टाइम स्टैम्प भी डाल दिया गया है। तो अगर आप बहुत स्पेशलाइज कोई फोकस्ड न्यूज़ ढूंढ रहे हो तो आप उस टाइम स्टैम्प पे चले जाओ, वहाँ पे क्लिक करो और आप सीधा वो आपको न्यूज़ पे ले जाएगा। ठीक है। तो आज न्यूज़ में बहुत है क्योंकि देखो पिछला वीडियो था वो 6 तक का न्यूज़ कवर किया था। आज 7th, 8th और 9th जनवरी का न्यूज़ इसमें कवर किया गया है, और एक न्यूज़ है 10th का जो कल होगा, लेकिन क्योंकि वो स्टैटिक का इम्पॉर्टेंट डे है इसलिए उसको कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो फिर चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। सॉरी, ये वीडियो आपको कल मिलेगा, यानी कि कल 10 जनवरी 2026 है। देखो, हर 10th ऑफ जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, या अगर हिंदी में कहें तो विश्व हिंदी दिवस। पहली बार इसको मनाया गया था 2006 में, है ना। इसमें देखो खास बात क्या है, 1949 में 10 जनवरी को पहली बार हिंदी भाषा में कोई इंडियन ही होगा जिसने वहाँ पे भाषण दिया था यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। किसने दिया था रिकॉर्ड बुक में कहीं पे दिखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि 10 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में किसी इंडियन ने हिंदी में भाषण दिया था, इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज द वर्ल्ड हिंदी डे। फिर हिंदी का वर्ल्ड में प्रचार हो, प्रसार हो, इसीलिए इंदिरा गांधी 1975 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। 10 जनवरी 1975 को इंदिरा गांधी ने नागपुर महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ और है जो कंफ्यूज मत होना, एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे, या हिंदी में कहें हिंदी दिवस। ये विश्व हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे से बिल्कुल अलग है। जब हम लोग कहते हैं ना हिंदी दिवस, ठीक है, या इसको मनाया जाता है कब, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है आप जानते हो। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो लिखने वाली बॉडी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं संविधान सभा। ठीक है, इसी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना। 14 सितंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया था या संविधान सभा था, उसने हिंदी को एक्सेप्ट किया था एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। देखो फिर ध्यान रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज होना और नेशनल लैंग्वेज होना दो अलग अलग चीज़ है। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं राजभाषा, यानी कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को चिट्ठी लिखेगा तो फिर वो किस भाषा में इस्तेमाल करेगा, वो हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट गवर्नमेंट जब दूसरे स्टेट गवर्नमेंट या खुद ऑफिशियली कोई नोटिस निकालना होगा, कोई कम्युनिकेशन करना होगा, तो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, उसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी। हर स्टेट का फिर अलग अलग है। जो 22nd जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज जो मेंशन किया गया ना, उसमें से कोई 1, 2, 3 स्टेट पे डिपेंड करता है, वो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत लोग मिस्टेकनली समझते हैं कि हिंदी भारत का नेशनल लैंग्वेज है, नहीं है। हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज भारत सरकार का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जो भी है ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो याद रहेगा हिंदी दिवस अलग होता है
और विश्व हिंदी दिवस अलग होता है, दोनों एकदम अलग अलग है। फिर ये भी याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है, और विश्व की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है आफ्टर इंग्लिश एंड मंडारिन। मंडारिन जो होता है ना, ये चाइनीज़ लैंग्वेज है। देखो, जिसको चाइनीज़ लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं ना, उसमें भी अलग अलग लैंग्वेज हैं, उसका भी ब्रेकअप है। चाइना में जो मेन बोला जाता है ना, वो मंडारिन बोला जाता है, ठीक है। तो एक हो गया इंग्लिश, दूसरा हो गया मंडारिन चाइनीज़, और थर्ड रैंक पे कौन आ जाता है? हिंदी आ जाता है। फिर नाइन्थ ऑफ जनवरी को भारत में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, इंग्लिश में इसको कन्वेंशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे याद रखना भारत में इसको मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है। और पहली बार इसको मनाया गया था 2003 में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप किया था, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि इंडिया से बाहर रहने वाले जो इंडियंस हैं, उसको किस तरह से इंडिया के साथ इमोशनली, भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए। फिर उसके बाद उनको कहा जाएगा कि आप भारत में आके इन्वेस्टमेंट वगैरह करो। इसके लिए वाजपेयी सरकार ने बनाया था डॉक्टर एल.एम. सिंघवी हाई लेवल कमेटी ऑन इंडियन डायस्पोरा, यानी कि जो हाई लेवल कमेटी ऑन इंडियन डायस्पोरा था ना, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर एल.एम. सिंघवी। उन्हीं के रिकमेंडेशन पे 9 जनवरी को मनाया जाता था प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। 9 जनवरी को देखो क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि 9 जनवरी को 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। वो किस शिप पर आए थे? एसएस अरेबिया। ये सब देखो स्टैटिक है आपका जीके। तो एसएस अरेबिया शिप से महात्मा गांधी 1915 को साउथ अफ्रीका से मुंबई, उस समय उसको बॉम्बे बोलते थे ना, भारत आए थे। भारत के सबसे फेमस प्रवासी मतलब वो इंडियन होता है ना जो इंडिया से बाहर रहता है, ठीक है। महात्मा गांधी थे ना, इसीलिए 9 जनवरी को भारत सरकार ने डिसाइड किया हम मनाएंगे प्रवासी भारतीय दिवस। पहली बार मनाया गया 2003 को, उसके बाद देखो हर साल इसको मनाया जाता था। लेकिन 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया इसको हम 2-2 साल पे करेंगे। इसका मतलब देखो 15 में हुआ तो फिर 17 में, इसका मतलब ऑड ईयर्स में होता है, ठीक है। तो पिछला था 2025 ऑड ईयर था, भुवनेश्वर में मनाया गया था 18th प्रवासी दिवस। 2026 है ना, इसका मतलब इवन ईयर है, इसलिए इस साल देखो प्रवासी भारतीय दिवस नहीं मनाया गया, मतलब कन्वेंशन नहीं हुआ आपका, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपका मनाता है। इसका मतलब जो फिर सेलिब्रेशन होगा वो कब होगा? 2027 में होगा। तो इसका मतलब हर 2-2 साल पे अब भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है प्रवासी भारतीय दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है, तो हमारा आंसर अभी भी क्या होगा? 9 जनवरी को होगा। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस या कन्वेंशन होता है ना, इसमें विदेश से भी बाहर के एनआरआई पीआईओस को भारत बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। और ये सारा जो कार्यक्रम होता है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है, ठीक है। ये सारा काम विदेश मंत्रालय के हाथ में रहता है। ये याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस। और स्टैटिक पोर्शन में याद रखना एसएस अरेबिया शिप, जिसपे गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। देखो ये जो न्यूज़ है ना, सेकेंड एडिशन ऑफ द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ये भी एक डे से ही आपका रिलेटेड है। भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, उसने स्टार्ट किया है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। ये शुरू होता है आपका नेशनल यूथ डे से या युवा दिवस से पहले, और ख़त्म होता है युवा दिवस यानी कि 12 तारीख तक। इसका देखो मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है ना, भारत के जो यंग हैं लीडर्स, उनको इकट्ठा किया जाए और उन पे ये विचार विमर्श किया जाए किस तरह से भारत को विकसित करना है, ताकि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके। इसीलिए ये मनाया जाता है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। ये तो देखो कंटेक्स्ट हो गया एग्ज़ाम के।
फर्स्ट एडिशन की तरह ही दूसरा एडिशन भी कहाँ हो रहा है, न्यू दिल्ली में। कब से कब तक, 9 से 12, क्योंकि 12 जनवरी को भारत में मनाया जाएगा नेशनल यूथ डे, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। वो तो पहले ही बताया है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, अब युवा है तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, जो आता है किसके अंदर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर यंग लीडर्स। यंग लीडर्स की परिभाषा गवर्नमेंट ने क्या किया है, जिसका एज है 15 to 29 ईयर्स, यानी कि 15 से 29 साल के 29 ईयर्स तक के लोग अपने अपने फील्ड के आएंगे, डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है बाय 2047। ये तो क्लियर है। और वो तो पता ही है, भारत में नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है किसका, स्वामी विवेकानंद का। आप जानते हो, जिसे पिछले वीडियो में भी कवर किया था, नेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस, ये आपका हो रहा है गुवाहाटी में, ठीक है। टेक्सटाइल मिनिस्टर अभी कौन है, गिरिराज सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये। वो वहाँ पे गए थे, इनाग्रेशन समारोह हुआ था, वहाँ पे 2-3 चीज वहाँ पे अनाउंस किया गया है, वो हमारे काम का है। पहला अनाउंसमेंट क्या था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि, गवर्नमेंट मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अनाउंस किया कि भारत में डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन है क्या, इसमें ना भारत में 100 पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा जिसको डेवलप किया जा सकता है एज अ ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन। जैसे भारत में फेमस है ना, लुधियाना, तिरुपुर, कोयम्बटूर, ठीक है, ये हाईली डेवलप्ड आपका टेक्सटाइल हब है भारत का। इस तरह से भारत में 100 पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा और उनको डेवलप किया जाएगा ताकि भारत से टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। 100, फिर भारत में 100 और डिस्ट्रिक्ट, यानी टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, 200 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 100 हो गए एक्सपोर्ट के लिए और 100 डिस्ट्रिक्ट होंगे ना, उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चूज किया जा गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल है कि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे टेक्सटाइल सिस्टम का इकोसिस्टम डेवलप करेगा। वर्कर्स जो होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा, इंडस्ट्री को सेटअप किया जाएगा, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इस तरह से भारत में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है भविष्य में क्या बन जाएंगे, ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन बन जाएंगे। एक तो देखो ये अनाउंस किया गया, ठीक है। दूसरा, टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है ना, भारत सरकार, उसने 15 स्टेट्स के साथ MOU साइन किया है, ठीक है। ये जो MOU साइन किया गया ना 15 स्टेट के बीच में, वो किस स्कीम के तहत है, टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप, टैक्स रैम्प्स, ये फुल फॉर्म के लिए याद रखना, टैक्स रैम्प्स। रैम्प्स, टैक्स का मतलब हो गया, टैक्स का मतलब हो गया टेक्सटाइल। रैम्प्स का मतलब क्या होता है, R का मतलब हो गया रिसर्च, A का मतलब हो गया असेसमेंट, M का मतलब हो गया मॉनिटरिंग, P का हो गया प्लानिंग और S का मतलब हो गया स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा इसमें टेक्सटाइल सेक्टर में। ये फुल फॉर्म के लिए याद रखना, ठीक है। 15 स्टेट के साथ उसने किया है आपका ये MOU। फिर MOU साइन किया है टेक्सटाइल कमेटी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, विद द नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखो गुवाहाटी में हो रहा है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके मिनिस्टर है ना, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आता है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके साथ समझौता किया किसने, टेक्सटाइल कमेटी ने। टेक्सटाइल कमेटी किसके अंदर आता है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। इसका मतलब भारत सरकार के 2
डिपार्टमेंट के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? देखो, टेक्सटाइल में होता है ना, जैसे बनारस की साड़ी बहुत फेमस है ना, तो उनको डिस्टिंक्ट पहचान देने के लिए उसको दिया जाता है जीआई का टैग। जीआई होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको जीआई टैग मिलेगा। बहुतों को ये सब पता नहीं होता, तो फिर उनको गाइड किया जाएगा। इस जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उसके तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए इनको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। पहले क्या चूज किया गया है? 33 यूनिक प्रोडक्ट होंगे टेक्सटाइल के, जिसमें से 18 होंगे कहाँ से? नागालैंड से, और 15 होंगे कहाँ से? मेघालय से। इनको हेल्प किया जाएगा कि ये अपना जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, यूनिक टेक्सटाइल प्रोडक्ट, उसको वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत अपना पेटेंट करवा सकें, ठीक है, ताकि फिर कोई दूसरा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये तीसरा था आपका एमओयू, ठीक है। तो एक तो हो गया क्या? एस्पिरेशनल और एक्सपोर्ट के लिए। दूसरा आपका क्या हो गया? वहाँ पे टैक्स रैंप, ठीक है, 15 स्टेट्स के साथ एमओयू साइन हुआ। और तीसरा जो एमओयू साइन हुआ है ना, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के 33 यूनिक टेक्सटाइल प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलाने के लिए हेल्प किया जाएगा। ये 3 आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अब वापस उसी पे आ जाए, एक बार रिपीट कर लें। जो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ हो रहा है? गुवाहाटी में। मतलब खत्म हो चुका है, सॉरी। आज इसका थीम क्या है? इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। ऑर्गेनाइजर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ असम। यहाँ पे चर्चा का एक विषय क्या था? किस तरह से $300 बिलियन का हम लोग टारगेट अचीव करें, यानी कि भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, उसका टर्नओवर का मतलब होता है सेल, यानी कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेल $300 बिलियन हो जाए। कब? 2030 तक। प्लस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़कर कितना हो जाए? $100 बिलियन का हो जाए। इसी के लिए यहाँ पर चर्चा हो रही थी, और देखो इसी के लिए ये सब इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ताकि ये टारगेट को पूरा किया जा सके। तो ये और ये एवरग्रीन है, एक्सपोर्ट का टारगेट, टर्नओवर का टारगेट, ठीक है। अब क्योंकि कॉन्फ्रेंस है तो थीम याद करना पड़ेगा। कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी में याद करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाए हम लोग। देखो, लिखा हुआ लंबा चौड़ा सा है, सिंपल सा समझना है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, उसने एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। ये आता है किसके अंदर? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो शिवराज सिंह चौहान है ना, ठीक है। ये एग्रीमेंट क्यों साइन हुआ है? इसमें देखो, एक सेंटर है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, क्रिस्प। ये कहाँ पे है? भोपाल, ठीक है। ये जो है ना क्रिस्प, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, ये कहाँ पे स्थित है? भोपाल, ठीक है। ये डेवलप कर रहा है एक पैन, मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया ऑनलाइन पेस्टिसाइड सीड एंड फर्टिलाइजर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको ये सेटअप कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो पेस्टिसाइड होगा, सीड होगा, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये जगह जगह जाते हैं और फिर इनकी क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इससे ये पता चलता है जो कंपनी है जो ये चीज़ बना रहा है, या फिर जो खेतों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, वो भारत के क्वालिटी के या मानक के अनुसार सही है या नहीं। तो फिर इंस्पेक्टर्स क्या करेंगे? ये जाएंगे, ये सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर इन सैंपल को भेजा जाएगा भारत में जो अलग अलग लेबॉर्ट्रीज हैं, वहाँ पे टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा ना। तो इसमें फिर इंडिया पोस्ट क्या करेगा, या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या करेगा? ये उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ताकि टाइम बाउंड मूवमेंट आपका जो होगा सैंपल्स का, उसको ट्रेस किया सके। जैसे आप देखते हो ना, आप भी अगर आप भेजते हो स्पीड पोस्ट, उस पर देखोगे ना चिपका देते हैं बारकोड।
आप खुद मॉनिटर कर सकते हो कि आपका पोस्ट कहाँ तक पहुँचा है और कब डिलीवर हुआ, कर सकते हो ना। बिल्कुल सेम फंडा यहाँ पे होगा। ये जो इंस्पेक्टर होंगे पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइज़र का, ये नमूने इकट्ठे करेंगे। इंडिया पोस्ट क्या करेगा, पैक करेगा, बारकोड लगा देगा, फिर इसको जहाँ पे लेबोरेटरी भेजना है वहाँ भेज दिया जाएगा। ये लोग इसको ऑन टाइम मॉनिटर कर पाएंगे कि ये वहाँ पे सही से पहुँचा है या नहीं, या अभी तक ये कहाँ तक पहुँचा है। यही है कहानी इसमें, ठीक है। सिंपल सा है। देखो ऐसा क्वेश्चन अब फ्रेम करता है। कहानी तो समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, ये कहाँ पे स्थित है, भोपाल में, ये भारत सरकार की संस्था है, ठीक है। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ एक समझौता किया था, एमओयू किया था। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिंपल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना फॉर सिक्योर, ट्रेसेबल एंड टाइम बाउंड मूवमेंट ऑफ सैंपल्स कलेक्टेड बाय पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर्स एंड सेंट टू डेजिग्नेटेड लेबोरेटरीज अक्रॉस द कंट्री। ये इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। यहाँ तक ठीक है। ये दो चीज इसमें याद रखना है। रेलवे ने अपना एक डेटा निकाला है और वो कहा है कि भारत में जितने सारे रेलवे ट्रैक है ना, ब्रॉड गेज, ठीक है, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन का डेटा निकाला है और वो कह रहा है कि दुनिया के यह दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम है, ठीक है। देखो ये है क्या, देखो वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जिसका जो रेलवे नेटवर्क है वो 100% इलेक्ट्रिफाइड है। वो देश कौन है? स्विट्जरलैंड। सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। रेलवे मिनिस्ट्री के अनुसार इंडिया का जो 99% जो ब्रॉड गेज रूट है वो 99.2% वो इलेक्ट्रिफाइड है। इसका मतलब वर्ल्ड में पहले नंबर पे कौन हो गया रेल नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन में? स्विट्जरलैंड। सेकंड पे हो गया इंडिया। थर्ड पे आपका चाइना है, फिर स्पेन, जापान वगैरह वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। रेलवे कह रहा है कि अभी 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बचा हुआ है। तो ये 5 स्टेट कौन है? एक है देखो राजस्थान। राजस्थान में है 93 आरकेएम। आरकेएम का मतलब था रूट किलोमीटर्स। हम लोग जो किलोमीटर्स जो मेजर करते हैं और रेलवे जो यूज करता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग रेलवे का जो रूट किलोमीटर्स है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में 93। दूसरा कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। इसमें कितना है? 117। कर्नाटका में 151। असम में आपका 197 और गोवा में कितना है? 16। इसका मतलब अभी सबसे ज़्यादा बचा हुआ काम जो है ना वो कहाँ पे है? असम में है। कारण है ना वहाँ की ज्योग्राफी के कारण वहाँ पे प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर का भी कभी कभी इशू हो जाता है, उसके कारण भी आपका डिले हो जाता है। तो अगर इन सारे स्टेट्स में हो गए तो भारत भी स्विट्जरलैंड के बाद दूसरा कंट्री होगा वर्ल्ड का जहाँ का ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है, बिजली से चलता है। थोड़ा सा इसी से रिलेटेड हिस्ट्री में चले जाएं हम लोग। भारत में जो पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन था वो कब पहली बार चला था? 3 फरवरी 1925 को बिटवीन बॉम्बे वीटी। वीटी का मतलब उसमें मतलब था ना विक्टोरिया टर्मिनल। बाद में उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। ये चला था बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर तक। ये मुंबई में है ये आपका। इंडिपेंडेंस के समय सिर्फ 388 रूट किलोमीटर्स आपके इलेक्ट्रिफाइड थे, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला रूट था जिसको इलेक्ट्रीफाई किया गया था वो था हावड़ा बर्धमान सेक्शन। ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। देखो ये सारा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही है, ठीक है। तो पहला रूट जो इलेक्ट्रीफाई किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस वो था हावड़ा बर्धमान सेक्शन इन वेस्ट बंगाल। भारत में टोटल जो ब्रॉड गेज है वो 70,001 रूट किलोमीटर्स है, जिसमें से 99.2% पे काम हो चुका है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। यही थोड़ा सा हिस्ट्री वाला याद रखना। गवर्नमेंट ने आपका लॉन्च किया है पंखुड़ी पोर्टल। पोर्टल वगैरह भी हमारे काम का होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा करना है इसमें। सबसे पहले गवर्नमेंट के किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पंखुड़ी पोर्टल? ये लॉन्च किया है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फिर किसने लॉन्च किया? तो अभी जो मिनिस्टर है ना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वो है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी,
उसने लॉन्च किया, 2 हो गया। ऐसे पूछेगा पंखुड़ी पोर्टल जो है ना, किसने लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, वो तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया। इसका काम क्या है? ये बेसिकली ना एक ऑनलाइन पोर्टल है जो CSR के लिए बनाया गया है। CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो कंपनी CSR के तहत अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ में जो मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यानी कि मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, ये पोर्टल वहाँ पे डोनर्स को उसके साथ मिलाएगा, NGOs वगैरह के साथ जो इस चीज़ के लिए काम करते हैं। जैसे मान लो CSR में एक काम होता है क्या, विडो रिमैरिज का, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का, तो वो सब तो मिनिस्ट्री के अंदर ही आ रहा है ना। तो फिर कुछ NGOs होंगे जो इसके लिए काम करते हैं, तो मान लो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ONGC इसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वो इस पोर्टल पे आएगा और उसको वो NGO मिल जाएंगे जो इसमें काम करते हैं। इससे दोनों का काम हो जाएगा, ONGC का भी अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम पूरा हो गया और NGO को भी पैसे मिल गए, मिनिस्ट्री का भी काम हो गया, देश का भला हो गया। बस यही है पंखुड़ी पोर्टल। यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पिछले वीडियो में भी किया गया था, ONGC ने आपका ये एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, पिछले वीडियो में देख लो। कंपनी एक्ट 2013 में ये कुछ इंडियन कंपनीज पे लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करेंगे। तो कितना करेंगे, इसमें ब्रॉड है आपका, पूरा इफ्स एंड बट्स नहीं बता रहे हैं इसमें। कंपनी ने जो लास्ट 3 साल में नेट प्रॉफिट जो कमाया होगा उसका 2%, यानी कि पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट देखा जाता है, उसका निकाला जाता है एवरेज, फिर उसका कर दिया जाता है 2%। ये कंपनी को खर्च करना पड़ता है 13 आइडेंटिफाइड एक्टिविटीज़। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको आइडेंटिफाई करता है 13 एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटी वो है जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, विडोरी मैरिज हो गया, या फिर आपका इन्वायरमेंट के लिए काम हो गया, पॉवर्टी रिमूवल के लिए काम हो गया, लिटरेसी के लिए काम हो गया, ये सब एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ये याद रखना, CSR में एक ब्रॉड सा टर्म, उनके प्रॉफिट का कितना % होता है। ज़्यादा पूछते हैं ना CSR में, तो यही पूछता है प्रॉफिट का कितना % उनको खर्च करना पड़ता है, 2% ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। फिर UIDAI, ये तो आप जानते हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जारी करता है 12 डिजिट का बायोमेट्रिक आधार नंबर, है ना, आप जानते हो, फिर रिपीट कर रहे हैं। आधार किसको इशू किया जाता है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि जो भारत में रह रहे हैं, इसमें विदेशी भी शामिल हो सकते हैं। आधार हमारे सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट 1000 बार बोल चुका है, इलेक्शन कमीशन 1000 बार बोल चुका है। आधार ये प्रूफ नहीं है कि हम भारत के नागरिक हैं, ये सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ है कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा जन्म, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, ये मेरा, ठीक है, बायोमेट्रिक पहचान है। जैसे उसमें क्या देते हो आप, आँख पे देखो लगाता होगा, इसका मतलब आइरिस को स्कैन करता है, आइरिस, ठीक है, और दूसरा हमारा फिंगरप्रिंट्स लेता है, 2 लेता है ना, ये बायोमेट्रिक हमारा पहचान है। इसको फिर गवर्नमेंट बहुत बहुत जगह इस्तेमाल करता है, बैंक अकाउंट खोलने से लेके अब तो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह हर जगह यूज़ होता है आधार। UIDAI ने आधार का मैस्कॉट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, उदय। ये 100% आएगा, वो आप भी जानते हो, आएगा, ये आएगा। ये क्लियर है, ठीक है। आधार जो है टोटली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, ऑनलाइन बेस्ड है ना। तो फिर UIDAI जो आधार को इशू करता है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, याद रखना, UIDAI आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEIT भी बोलते हैं ना उसको। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है UIDAI जो आधार जारी करता है। उसके चेयरमैन अभी कौन है, नीलकांत मिश्रा, उन्होंने इसको अनवेल किया था। कहाँ पे, एक फंक्शन हुआ था तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है किसका, केरला का।
इसके लिए ना उसने कंपटीशन करवाया था। अरुण गोकुल, ये थ्रिसुर केरला के हैं, उन्होंने फर्स्ट प्राइज बैग किया था इन द मैस्कॉट डिजाइनिंग, ठीक है। और रिया जैन जो भोपाल की है, उसने फर्स्ट प्राइज बैग किया था इन नेमिंग द मैस्कॉट। एक तो था डिजाइन और एक आपका है नेम। तो डिजाइन में टॉप पे कौन आए थे? अरुण गोकुल। नाम सजेस्ट किसने किया था? रिया जैन। ये थोड़ा सा याद रखना, याद क्लियर है? ठीक है। नितिन गडकरी, नितिन गडकरी कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस किया है कि इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है बायो विटामिन का। कमर्शियली बायो विटामिन, पहले समझ लो विटामिन क्या होता है। आपने कभी रोड बनते हुए देखा होगा, तो पहले क्या करते हैं, जहाँ पे रोड बनता है साफ सफाई करते हैं, समतल करते हैं, फिर उसके बाद उस पर बिछाते हैं आपका रॉक्स के पार्टिकल्स, ठीक है, कंकड़ जैसा होता है ना, उसको बिछाते हैं, फिर उसमें और मटेरियल डालते हैं, फिर उसके बाद देखना एक काला सा उस पर डालते हैं, लिक्विड जैसा होता है, वो गरम गरम होता है, लिक्विड सा होता है, उसको वो उस पर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, रोड रोलर चलेगा, फिर वो जब काला चीज़ ठंडा हो जाता है ना, तब वो रोड को पकड़ लेता है। अच्छा सा कंस्ट्रक्शन किया गया है तो सालों साल वो रोड आपका चलेगा। वो जो उस पर डाला जाता है ना ब्लैक सा, उसको कोल टार या बिटुमिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब निकाला जाता है? जैसे ऑयल का जब रिफाइनिंग होता है ना, कच्चे तेल का, उसका एक बाई प्रोडक्ट है ये बिटुमिन। अब चक्कर क्या है, ऑयल फॉसिल फ्यूल है, इससे क्या होता है, भारत 83% अपना ऑयल का इंपोर्ट करता है, बाहर से खर्चा पड़ता है। प्लस ये आपका उतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है ना, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह होता है, आप जानते हो, ऑयल जलाने से। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दूसरा तरीका निकाला है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, जैसे प्लांट बेस्ड ऑयल हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, बायोमास हो गया, उसमें से आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के तहत, स्पेशल एक टेक्निक के तहत बनाया जाता है बायोविटामिन। ये कहते हैं उतना ही अच्छा है जितना कि हाइड्रोकार्बन या तेल से निकाला हुआ विटामिन होता है, उसके बराबर है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है बायोविटामिन का, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे देश में एक जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, फार्मर्स को ज़्यादा इनकम मिलेगा क्योंकि कंपनी डायरेक्टली फार्मर से इसको खरीदेंगे। प्लस जो विटामिन्स, जो कच्चा तेल हम लोग बाहर से खरीदते हैं इस पर्पज़ के लिए, उसका इंपोर्ट भी थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। यही है इसका मतलब। गडकरी साहब ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया में इस साल के अंत तक जो नए मॉडल के गाड़ियां निकलेंगी उसमें V2V टेक होगा, ताकि इससे रोड के एक्सीडेंट को कम किया जा सके। V2V होता है ना, यही फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विश्व में गिने चुने देशों में ये टेक्निक है। ये क्या होगा, इसमें जो गाड़ियाँ होगी उसमें एक डिवाइस लगाया जाएगा, जैसे एक सिम कार्ड होता है उस तरह से गाड़ियों में लगाई जाएगी, ठीक है। और दूसरी गाड़ी जो जिसमें भी ये फीचर होगा, जैसे वो ड्राइवर के करीब, जैसे उस गाड़ी के करीब आएगी, ड्राइवर को अलर्ट कर देगी कि ये गाड़ी बहुत ही नज़दीक आपके आ रही है। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस भारत में बहुत ही कम हो जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ायदेमंद कब होगा, फॉग के टाइम में। अभी आपने सुना था ना, उत्तर प्रदेश में ही शायद न्यूज़ आया था, फॉग के कारण, उत्तर प्रदेश या हरियाणा में आया था, फॉग के कारण नेशनल हाईवे पे गाड़ियाँ एक के ऊपर चढ़ गई थी, मैसिव एक्सीडेंट हुआ था। इस तरह की चीज़ें होती है भारत में, याद रखना। विश्व में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट के कारण जो लोग मरते हैं ना, वो भारत में मरते हैं। तो इस टेक्निक के आने के बाद भारत में रोड सेफ्टी बढ़ेगा और एक्सीडेंट होपफुली बहुत ही कम हो जाएगा। ये भी याद रखना। ये पूछेगा V2V टेक क्या होता है, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन होता है। फॉर थर्ड इंडिया लाइट हाउस फेस्टिवल। लाइट हाउस जानते हो, ये होता है लाइट हाउस। पहले ज़माने में क्या होता था, समुद्र में रास्ता दिखाने के लिए नौकाओं को एक बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग बनाई जाती थी समुद्र के तट के पास। उसके पास होता था बेसिकली क्या, लाइट जलाया जाता था ताकि उनको आगाह किया जा सके कि यहाँ पे खतरनाक रॉक्स वगैरह है जो पानी के नीचे हैं, रात में आपको दिखेगा नहीं, उससे आप टकराओगे और
फिर क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, बहुत लोग इसमें मर भी जाते थे। या फिर इसमें ना एक तरह का सायरन होता था, फॉग हॉर्न बोलते हैं उसको, ठीक है, वो सेलर्स को जो समुद्र में होते थे उनका मार्गदर्शन करता था। इसको कहते हैं लाइट हाउस। ठीक है, भारत में भी आपका ये था। तो जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें भारत में 75 लाइट हाउस जो है इस तरह के, उनको प्रिजर्व किया जाएगा। प्लस यहाँ पे ना टूरिज्म इनकरेज किया जाएगा, लोगों को कहा जाएगा कि आओ और यहाँ पे घूमो। इससे देखो क्या होगा, एक लोकल इकोनॉमी को फायदा होगा, प्लस लाइट हाउस का कंजर्वेशन होगा। विदेशों में ये खूब होता है। इसी तरह का ये एफर्ट है भारत में। जो पहला इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल हुआ था वो हुआ था गोवा में सितंबर में। सेकंड जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, पूरी उड़ीसा में 2024 में। ठीक है, थर्ड जो हो रहा है ना वो 2026 में हो रहा है। ठीक है, और ये हो रहा है कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। यही याद रखना है इसमें। ठीक है, थर्ड हो रहा है विशाखापट्टनम में 2026 में, 9 से 10 जनवरी को। ये माधव गाडगिल साहब हैं। ठीक है, इकोलॉजिस्ट हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम करते थे, इनका डेथ हो गया। माधव गाडगिल को सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना वो है उनका जो काम था ऑन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, 2011 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक कमेटी सेटअप किया था। कमेटी का नाम क्या था, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। उस पैनल के ये हेड थे माधव गाडगिल साहब। ये माधव गाडगिल कमेटी भी बोला जाता है। ठीक है, ये कमेटी का मेन मकसद ये था कि रिकमेंडेशन दो वेस्टर्न घाट्स को कैसे बचाया जा सके। वेस्टर्न घाट्स जो है ना, ये वन ऑफ द हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड है। हॉटस्पॉट का मतलब होता है, ये देखो क्या है, ये महाराष्ट्र से लेके आपका आता है केरला तक, लंबा सा है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लेना। यहाँ पे जम के बारिश होता है जब मानसून आती है, साउथ वेस्ट मानसून। जहाँ पे बारिश होगा वहाँ पे तरह तरह के पौधे होंगे, तरह तरह के वनस्पति होंगे और तरह तरह के जीव जंतु होते हैं जो उस एरिया में पाए जाते हैं। वो एरिया है आपका वनरेबल। क्यों? क्योंकि देखो डेवलपमेंट का प्रेशर है, हर किसी को चाहिए रोड, हर किसी को चाहिए फैक्ट्री, हर किसी को चाहिए क्या, टूरिज्म। तो फिर वेस्टर्न घाट्स में ही तो बनेगा वो सब। इसके कारण होता क्या है, इसके इकोलॉजी पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इसी के स्टडी करने के लिए बनाया गया था माधव गाडगिल कमेटी। अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार ने उस कमेटी के रिकमेंडेशन को माना ही नहीं है, एक तरह से समझ लो। जो भी है, माधव गाडगिल को 2024 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो उसमें कैटेगरी होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये उनको दिया गया था। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा याद रखना। और इसी जैसे यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा जो अवार्ड है ना, वो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है। ये देखो प्रधानमंत्री मोदी साहब को भी मिल चुका है। आपको क्या याद रखना है, 2025 का जो अवार्ड है वो एक इंडियन को मिला है। वो तमिलनाडु गवर्नमेंट में IAS ऑफिसर है। ठीक है, उनका नाम है सुप्रिया साहू। ठीक है, उनको 2025 का यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है। तो आप ये थोड़ा भी याद रखना, माधव गाडगिल का हो ही गया, सुप्रिया साहू। ये 12 दिसंबर का जो वीडियो है ना उसमें है ये। सुप्रिया साहू को 2025 में मिला है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये तो याद रहेगा। माधव गाडगिल की एक फेमस ऑटोबायोग्राफी है, ए वॉक अप द हिल लिविंग विद पीपल एंड नेचर। ठीक है, बुक्स भी पूछ सकता है। सुप्रिया साहू जरूर याद रखना, 2025 की जो विनर हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड का। और माधव गाडगिल साहब तो याद रहेगा, ये जरूर पूछेगा। माधव गाडगिल साहब की जब बात कर रहे थे तो वेस्टर्न घाट्स की बात आ रही थी। ठीक है, थोड़ा सा जान लो, बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ये प्योर ज्योग्राफी का हो जाएगा। बस एक लेमैन के लिए बता देते हैं। वेस्टर्न घाट्स जो है ना वो एक ओल्ड माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन है। बहुत पुराना, जैसे अरावली हो गया,
जैसे आपका ईस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट जो है ना वो आपके ईस्ट कोस्ट यानी कि उड़ीसा से तमिलनाडु केरला तक आता है, वो हो गया। वेस्टर्न घाट्स पहले कभी जबरदस्त विशाल माउंटेन हुआ करते थे जैसे आज हिमालय है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे क्या हो गया, ये छोटे होते चले गए। फिर भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको घोषित कर दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, महाराष्ट्र, ये आता है कहाँ तक, केरला तक। ठीक है, इसका मतलब महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, फिर कर्नाटका हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, केरला तक आता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को लोकली अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। महाराष्ट्र में इसको कहा जाता है सह्याद्री, कर्नाटका और तमिलनाडु में कहा जाता है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, केरला में इसको कहा जाता है अनामलाई एंड कार्डमम। कार्डमम मतलब इलायची। ठीक है, इलायची बहुत होता है यहाँ पे। केरला में इसका नाम है अनामलाई हिल्स। इसका जो हाईएस्ट पीक है ना वो है अनामुदी। अनामुदी कहाँ है, केरला में है। इतना थोड़ा सा हैंडल किया जा सकता है। और वेस्टर्न घाट्स में एक बहुत फेमस होता है ना, जो प्योर एसएससी वगैरह हो जाता है, वो पासिस का नाम पूछता है, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। उतना नहीं, इतना कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो जो पर्सन इन न्यूज़ था उसमें पहला न्यूज़ क्या था, माधव गाडगिल, उनका डेथ भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर पर्सन इन न्यूज़ में आ जाता है ना अपॉइंटमेंट्स वगैरह। ए शक्तिवेल, इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये 5वीं बार है जब अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ये चेयरमैन बने हैं। इसमें देखो याद क्या रखना है, जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ऑब्वियसली ये बना था कब, 1978 में। ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है, टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम इंडिया। नाम से ही लगता है। याद क्या रखेगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम, हरियाणा। फिर इसी पे रहते हैं रमेश कुमार जुनेजा। इन्होंने चेयरमैनशिप संभाल लिया है किसका, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट। ठीक है, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थोड़ा सा यही ध्यान रखना, जैसे वो था अपैरल एक्सपोर्ट, वो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये जो आता है ना काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट, ये आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका भी उद्देश्य क्या है, भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाना लेदर प्रोडक्ट्स का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई। इसके चेयरमैन कौन बने हैं, रमेश कुमार जुनेजा। बस इतना ही याद रखना है। फिर कोई आदमी फेमस क्यों होता है, या तो देखो डेथ हो गया वो हमें याद करना पड़ता है, कोई अपॉइंटमेंट हुआ वो याद करना पड़ता है, या फिर कोई अवार्ड जीतता है। बुशरा अतीक, ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बुशरा अतीक। उनको सम्मानित किया गया विद द जीडी बिरला साइंटिफिक अवार्ड 2025। ठीक है, जीडी बिरला अवार्ड जो है ना, साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड, इसको स्थापित किया गया था किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। जैसे देखो लिटरेचर में आपने सुना होगा सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान वगैरह जो है ना, ये भी कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है। उसी तरह साइंस के फील्ड में ये देता है जीडी बिरला साइंटिफिक अवार्ड। वो किसको मिला है, बुशरा अतीक को। ये है कौन, ये प्रोफेसर है आईआईटी कानपुर में। थोड़ा सा क्या याद रखना स्टैटिक पोर्शन में, जीडी बिरला साइंटिफिक अवार्ड जो है ना वो दिया जाता है इंडियन साइंटिस्ट को जिनका एज है बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज, और वो रहते और काम कहाँ कर रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं। इसमें जो प्राइज मनी होता है वो होता है 5 लाख रुपीस, और उसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र या साइटेशन उनको दिया जाता है। तो फिर इसको कौन चुनता है, इसको एक कमेटी चुनता है अवार्ड विनर को, जिस कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। ठीक है, इसको वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है भारत में। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वह सरकारी है। ये जो जीडी बिरला अवार्ड है ना ये प्राइवेट है, दोनों को मिक्स मत करना। फिर कमेटी भी बनेगा, कमेटी के हेड होंगे, वो भी हमारे काम का होता है। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है उसने 5 मेंबर सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी सेटअप किया है। ठीक है, जो भारत सरकार को रेकमेंड करेगा कैंडिडेट्स फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। ये सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के हेड कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन है अभी कैबिनेट सेक्रेटरी, टीवी सोमनाथन। ये जो कमेटी है ना सोमनाथन कमेटी,
यही पूछेगा हेड कौन है इसके, टीवी सोमनाथन, जो भारत के अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करेगा पैनल ऑफ नेम्स फॉर द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। ठीक है, तो हमें याद क्या करना है यहाँ पे, कमिटी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के हेड कौन है, टीवी सोमनाथन, जो कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी। अब इसमें ध्यान क्या देना, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। इसमें बहुत सारी चीज में एक ये भी है कि इस एक्ट के तहत भारत में सेटअप किया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। ठीक है, ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होगा ना, उसका मेन काम क्या होगा, भारत में स्पोर्ट्स के जितने सारे बॉडीज हैं, जैसे फुटबॉल के लिए, टेनिस के लिए, कबड्डी के लिए, खो खो के लिए है, जितने सारे आपके स्पोर्ट्स के फेडरेशन है, उसको ये रिकॉग्नाइज या लाइसेंस देगा। और फिर वो ये भी निगरानी करेगा कि ये सारे जो बोर्ड है ना, वो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के तहत जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं रिगार्डिंग गवर्नेंस, फाइनेंस और इथिकल स्टैंडर्ड्स, उसको ये फेडरेशन फॉलो करते हैं। आप देखोगे भारत में पॉलिटिशियंस अधिकतर घुस जाते हैं स्पोर्ट्स के फेडरेशन में, उसके बाद तो फिर बर्बादी कर देते हैं। किसी तरह थोड़ा सा क्रिकेट आपका बचा हुआ है, अदरवाइज आप देख लो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इतनी बुरी हालत है कि ISL इंडियन सुपर लीग, उसको कबाड़ा कर दिया इसने। इसी सब को रोकने के लिए भारत सरकार ने बनाया है आपका नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ताकि इसको रोका जा सके। यही इसमें थोड़ा याद रखना है आपको। एक छोटा सा इंटरनेशनल न्यूज़ था, डोनाल्ड ट्रंप, उसने निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया वेनेजुएला की राजधानी काराकस से। ठीक है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अनाउंस किया है कि यूनाइटेड स्टेट जो है 66 इंटरनेशनल बॉडी से विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ये देखो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, हम उसी इंटरनेशनल बॉडी में रहेंगे जिससे कि अमेरिका का फायदा होता है, जहां पे अमेरिका का फायदा नहीं होता हम वहां पे नहीं रहेंगे। एक देखो वो क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज वगैरह बकवास है। वो फिर क्या कर रहे हैं, तेल खोजो, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है, उसको प्रमोट करना उन्होंने बंद कर दिया। इसीलिए देखो कहते हैं वेनेजुएला पे इसलिए भी अटैक किया क्योंकि वेनेजुएला के पास बहुत तेल है। ठीक है, अब ईरान का नंबर है, बहुत लोग बोल रहे हैं क्योंकि उसको ईरान के तेल भंडार पे नजर है। वो तो देखो अपनी जगह है, इस न्यूज़ में हमारे काम का क्या है। 66 में से ना 31 जो बॉडीज है यूनाइटेड नेशंस के हैं और 35 जो है वो नॉन यूनाइटेड नेशंस के हैं। किस किस से वो विड्रॉ हुआ है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे जो हर साल आपका जो मीटिंग करवाता है यूनाइटेड नेशंस, जैसे अभी बेलेम ब्राजील में हुआ था ना क्लाइमेट समिट, जितने भी क्लाइमेट समिट होते हैं एनुअल, उसको ऑर्गेनाइज करता कौन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस ने साइंटिस्टों का एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अमेरिका कह रहा है कि हम इसको भी फंडिंग नहीं करेंगे, हम इसके मेंबर नहीं हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से क्लाइमेट चेंज बकवास है। दूसरा, UN वुमेन, UN पॉपुलेशन फंड, सबसे वो बाहर हो रहा है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, UN वुमेन, UN पॉपुलेशन फंड, ये सारे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क US में है। नॉन UN एजेंसी जो इंपॉर्टेंट है जिससे उसने हटा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था पेरिस क्लाइमेट समिट के दौरान। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में ही है, गुरुग्राम में है, इससे भी वो अलग हो गया। और सोलर अलायंस का मेन मकसद क्या है, वर्ल्ड में सोलर एनर्जी को प्रमोट करना एज अल्टरनेटिव टू फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, ठीक है, फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, स्टॉकहोम। इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये याद रखना, ये जो है ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस,
2026 में इसका जो चेयरमैनशिप है ना वो भारत को मिला है। तो इंडिया की तरफ से इसके चेयरमैन कौन है? हमारे देश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये याद रखना है, ज्ञानेश कुमार। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस वो हमारे काम का था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो याद रखेंगे ही रखेंगे। बाकी डोनाल्ड ट्रंप जाए भाड़ में। अब जो सेक्शन होगा वो इकोनॉमिक्स का है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का है। कल का वीडियो डाल ही दिया था जिसमें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि भारत का रियल GDP का ग्रोथ रेट जो है ना फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वो 7.4% है। कल का वीडियो है वो आप देख सकते हो, ठीक है, लिंक भी आपको नीचे डाल दिया जाएगा। फिर बाद में पब्लिश हुआ यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट। पहला याद करने का तरीका, यूनाइटेड नेशंस का जो रिपोर्ट है ना उसका नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रॉस्पेक्ट। ये क्वेश्चन पूछेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट, ये रिपोर्ट किसने निकाला? ये रिपोर्ट निकाला है किसने? यूनाइटेड नेशंस ने निकाला है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि 2025 में इंडिया का ग्रोथ रेट 7.4% रहेगा। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस का जो भी रिपोर्ट है ना वो कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करता है या IMF या वर्ल्ड बैंक जो भारत के बारे में निकालता है ना वो फिस्कल ईयर के बारे में कहता है। फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं या फिस्कल ईयर बोलते हैं या हिंदी में राजकोषीय वर्ष बोलते हैं। फिस्कल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। इसीलिए देखना यूनाइटेड नेशंस और भारत के डेटा में अंतर होता है, लेकिन कोइंसिडेंटली यहाँ पे डेटा सेम हो जा रहा है तो कंफ्यूज मत होना। यूनाइटेड नेशंस का जो डेटा है वो कैलेंडर ईयर का है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 में वो कह रहा है इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा 7.4% से। 2026 में कह रहा है कि ग्रोथ रेट घट के हो जाएगा 6.6। इसका मेन कारण क्या कह रहा है? जो US के साथ अभी तक ट्रेड डील नहीं हुआ है इसके कारण भारत के एक्सपोर्ट पे बुरा असर पड़ेगा, उसके कारण ग्रोथ रेट कम होगा। फिर कह रहा है 2027 में ग्रोथ रेट बढ़कर कितना हो जाएगा? 6.7। इसमें देखो क्या होता है नॉर्मली वो ना 25 पूछ सकता है, 26 पूछ सकता है, लेकिन 10 में से एक चांस रहता है वो 2027 के बारे में फोरकास्ट के बारे में पूछ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। 7.4, 6.6, 6.7 ऐसे याद रखना होगा, कोई उपाय नहीं है। फिर DEA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उसने निकाला है अगले 3 साल में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसको PPP प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जाएगा भारत में। तो पहले थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म, एक वर्ड यूज हुआ है PPP का यहाँ पे मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर डेवलप करेगा। DEA ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। NIP होता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। देखो ये कंसेप्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पहले ही प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है, एडवांस में कहता है कि अगले 3 साल तक ये प्रोजेक्ट हम डेवलप करेंगे, ठीक है। मतलब बन के तैयार नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे आपके सामने आएगा। इससे क्या होगा जो प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बिजनेस में है वो खुद से प्लान कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जब आएगा तब हम इसके लिए बिडिंग करेंगे। इसका मतलब वो पहले से ही क्या करेंगे, फाइनेंस वगैरह इकट्ठा करेंगे, अपने लोगों को तैयार रखेंगे। इससे प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है और बेटर प्लानिंग और एक्सिक्यूशन हो सकता है। इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये निकालता है। एग्जाम्स पे आ जाओ तो नेक्स्ट 3 इयर्स में, 3 इयर्स का मतलब होगा ना अब जो साल शुरू होगा 26-27 ऑनवर्ड्स, वो कहता है टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप किया जाएगा अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वो होगा 852। इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के होंगे, सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी तीनों के होंगे सॉरी। और कितने तक का ये प्रोजेक्ट होगा? 17 लाख करोड़ का ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। फिर ये जो प्रोजेक्ट्स है ना वो किस किस फील्ड में है? एनर्जी,
ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड सैनिटेशन, इन सेक्टर्स में ये प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, इसमें से 17 लाख करोड़ में से 13 लाख करोड़ जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे, और बाकी के जो 4 लाख करोड़ होंगे वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के होंगे। ब्रेकअप, ये सब पे एक एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा भाई। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसका उसने ब्रेकअप दिया है। सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट होगा नो डाउट वो किसका होगा, रोड ट्रांसपोर्ट का। 108 प्रोजेक्ट है। आप जानते हो भारत में रोडों का ज़बरदस्त आपका डेवलपमेंट हो रहा है। नितिन गडकरी इसलिए बहुत फेमस भी है ना, इनको वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर मिनिस्टर माना जाता है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का। तो इसमें भी 108 प्रोजेक्ट, 108 प्रोजेक्ट जो 8.7 लाख करोड़ का होगा वो रोड का होगा, नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट का काम होगा। सेकंड पे कौन आ रहा है, पावर, 46 प्रोजेक्ट्स होगा। थर्ड पे होगा वाटर रिसोर्स। फोर्थ पे आपका शिपिंग एंड वाटरवेज है ये। ठीक है, इसमें यही याद रखना है सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कहाँ से आ रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे का होगा। यहाँ तक ठीक है। फिर फाइनेंस में ही आप जानते हो इंश्योरेंस सेक्टर में भारत सरकार ने एक बिल पास करवाया है। इंश्योरेंस में अब एफडीआई का लिमिट बढ़ा के कितना किया गया है, 100%। इसका शायद नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है या आएगा, लेकिन ये बिल पास हो गया है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है इंश्योरेंस का। इसमें एफडीआई का लेवल जो है 74 से बढ़ा के 100% कर दिया गया है। ठीक है, एक तो जरूर याद रखिएगा, इंश्योरेंस में एफडीआई का लिमिट बढ़ा के कितना किया गया है, 100%। इसी में एक इंश्योरेंस सेक्टर का एक न्यूज़ था, आपने ऐड देखा होगा बजाज अलियांस का। ये दोनों काम करता है, लाइफ इंश्योरेंस में भी है, जनरल इंश्योरेंस में है। लाइफ इंश्योरेंस किसको कहते हैं, ह्यूमन बीइंग का जब इंश्योरेंस होता है ना उसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। ह्यूमन बीइंग को छोड़कर वो लिविंग या नॉन लिविंग का होगा उसको कहेंगे जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, जैसे किसान अपने गाय का करवाता है इंश्योरेंस, तो किसान जब अपने गाय का इंश्योरेंस करवाता है ना, गाय लिविंग बीइंग है लेकिन ह्यूमन नहीं है, वो जनरल इंश्योरेंस कहलाएगा। जब भी आप कोई कार खरीदोगे तो इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी होता है। कार जिंदा नहीं है लेकिन वो भी इंश्योरेंस कहलाएगा जनरल इंश्योरेंस। घर का इंश्योरेंस करवाते हैं, फायर का इंश्योरेंस करवाते हैं, फैक्ट्री का करवाते हैं, ये सब जनरल इंश्योरेंस में आता है। बजाज ग्रुप का जॉइंट वेंचर था अलियांस के साथ। अलियांस एक जर्मन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, बजाज ने क्या डिसाइड किया है कि अलियांस का जो स्टेक था ना, बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस में, उसको वो खरीद लेगा। यही इसमें न्यूज़ था। तो बजाज ग्रुप में 3 कंपनी था, बजाज फिनसर, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड जमनालाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड। उसने 23% स्टेक खरीदा है अलियांस इन बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस। इसके लिए बजाज ग्रुप ने अलियांस को कितना पे किया है, 12,190 करोड़। फिर 23% शेयर्स उसने बाई किया है अलियांस का इन द बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस। इसके लिए बजाज वालों ने अलियांस को कितना पे किया है, 9,200 करोड़। इसका मतलब आप साफ सा देखो, लगभग 20,390 करोड़ का, सॉरी 21,390 करोड़ का ये डील है। ये सारा इंडिया अपना खुद जेब से पैसा दे रहा है। तो एक चीज़ ये दिखा रहा है कि भारत में भी अब इतना पैसा आ गया है कि इंडियन कंपनी खुद अपने जेब से पैसे निकाल के दे रहा है, विदेशियों को खरीद रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर का ये सबसे बड़ा अभी तक का डील है, ये याद रखना, जरूर याद रखना। अलियांस कहाँ की कंपनी है, जर्मनी की है, म्यूनिक बेस्ड है। फिर सीएमएस, इसने एसबीआई का एटीएम मेंटेनेंस का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। ये लगभग 1,000 करोड़ का डील है। ठीक है, एसबीआई के करीब 5,000 जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है एटीएम, ठीक है, उसका ये सर्विस मैनेज करेगा। सर्विस का मैनेज का मतलब क्या होगा, कैश वैश ला के वो एटीएम वगैरह में डालेगा। ठीक है, सीएमएस का फुल फॉर्म सीएमएस इन्फो सिस्टम। क्वेश्चन देखो ऐसे फ्रेम करेगा, एसबीआई ने एटीएम के कैश मैनेजमेंट वगैरह के लिए किस कंपनी के साथ 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी का नाम क्या है, सीएमएस इन्फो सिस्टम। इतना छोटा सा याद करो, उससे ज़्यादा नहीं। और एटीएम का फुल फॉर्म तो अब लगता है हर बच्चे को पता होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर एक न्यूज़ था आईपीपीबी
पीपीबी क्या होता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसने चॉइस वेल्थ को चूज किया है एज अ म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर। चॉइस वेल्थ जो कंपनी है ना, ये सब्सिडरी कंपनी है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग का। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसमें सर्विस प्रोवाइड करेगा म्यूचुअल फंड्स का और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। सिंपल सा मतलब क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो कस्टमर है, जब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वेबसाइट पे वो जाएगा तब उसको ये चॉइस वेल्थ का भी लिंक दिखेगा, जिसमें अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कस्टमर कोई म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता है, म्यूचुअल फंड्स का यूनिट खरीदना चाहता है, तो उसको ये यहाँ पे दिख जाएगा। या फिर उसको इन्वेस्टमेंट में एडवाइजरी सर्विस चाहिए, ठीक है, तो वो देखो रोबो एडवाइजरी सर्विस है। इसका मतलब कोई व्यक्ति नहीं देगा, वो नेट पे भी आप देखते हो ना, वेबसाइट पे ही आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस का दिया जाता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो ये फायदा होगा, यहाँ पे एफडी का रेट इतना चल रहा है, यहाँ पे इतना रेट चल रहा है। ये सारा काम कौन करेगा? चॉइस वेल्थ। सिंपल सा फंडा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस कंपनी को म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चूज किया है? वो कौन होगा? चॉइस वेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, थोड़ा सा उसके बारे में जान लो। ये आता है किसके अंदर? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसको लॉन्च किया गया था फॉर्मली ऑन 1 सितंबर 2018 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये पेमेंट बैंक है, तो इसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। इसका पंच लाइन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। इसके एमडी और सीईओ कौन है? आर विश्वेश्वरन। ठीक है, फिर एसएफआईओ, इसने एक कंप्लेन फाइल किया है अगेंस्ट मेहुल चोकसी इन द पीएनबी फ्रॉड केस। यहाँ पे देखो, मेहुल चोकसी इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएनबी का फ्रॉड केस है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? एसएफआईओ। एसएफआईओ क्या होता है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इस न्यूज़ को भी टच किया है, क्योंकि ये एवरग्रीन है, कभी भी पूछ सकता है। एसएफआईओ जो है ना, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये इन्वेस्टिगेट करता है वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? अगर फैक्ट्री की बात करोगे तो फैक्ट्री में देखो, वर्कर्स काम करता है, मैनेजमेंट काम करता है। वर्कर जो होता है ना, नॉर्मली ब्लू कपड़े पहनते हैं, और जो मैनेजर होता है ना, वो वाइट कपड़ा पहनता है। तो अगर मैनेजर ने क्राइम कर दिया तो वो कहलाएगा वाइट कॉलर क्राइम। वर्कर्स वगैरह करते हैं तो उसको कहते हैं ब्लू कॉलर क्राइम। मैनेजर क्या क्राइम कर सकता है? जो मैनेजमेंट होता है उसको एक्सेस होता है कंपनी के अकाउंट्स का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज गबन का काम कर सकता है, अकाउंट्स का मैनिपुलेशन वगैरह कर सकता है, फ्रॉड का काम कर सकता है। ये मैनेजमेंट ही कर सकता है ना, वर्कर थोड़ी कर सकता है, क्योंकि उसके तो पहुंच ही नहीं होता है। इस तरह का जो कंपनी में अकाउंटिंग फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, उसको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? एसएफआईओ करता है। यही आपको याद रखना है। ठीक है, यही याद रखना है। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहेगा एसएफआईओ को आप इन्वेस्टिगेट करो, तब वो इन्वेस्टिगेट करेगा। याद है? ठीक है, एसएफआईओ मिनिस्ट्री आपका हो गया कॉर्पोरेट अफेयर्स। हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इतना ही याद रखना, एसएफआईओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक बहुत छोटा सा, चाइनीज की कार मेकर कंपनी है BYD। वो दुनिया की सबसे बड़ी ईवी होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर बन गया है, और उसने पीछे छोड़ दिया किसको? इलियन मस्क की कंपनी टेस्ला को। अभी तक मस्क की जो कंपनी थी ना टेस्ला, वो वर्ल्ड का नंबर 1 था ईवी मेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर। अब डेटा आ गया है, अब नंबर 1 कौन बन गया है? चाइना की कंपनी BYD। यही याद रखिएगा। स्पोर्ट्स का कर लें, ये है जिनसन जॉनसन। ठीक है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल। ये मिडिल डिस्टेंस रनर है फ्रॉम केरला। जैसे पूछेगा जिनसन जॉनसन जिसने रिटायरमेंट अनाउंस किया है वो कौन है? एथलेटिक्स में भी क्या है? रनर हैं। 2018 में
जकार्ता एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1500 मीटर के रेस में। और 2018 में ही भारत में श्रीराम सिंह का जो 42 इयर्स ओल्ड रिकॉर्ड था 800 मीटर्स में, उसका नेशनल रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा था। तो जिनसन जॉनसन याद रखिएगा, ये बेसिकली क्या है, ट्रैक एंड फील्ड से हैं, ठीक है, एथलेटिक्स से है ये, इतना ही याद करना है। और लास्ट न्यूज़ कर ले, अनहद सिंह, इसने सिल्वर मेडल जीता है ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट, किस कैटेगरी में, वुमेन्स अंडर 19 में। फाइनल में ये हार गई किससे, फ्रांस की लॉरिन बाल्टियान से, ठीक है, और इनको सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। ये जो ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश है, ये हमेशा होता है बर्मिंघम में, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इंग्लैंड में, वहीं पे होता है। और ये हमेशा होता है 2 से 6 जनवरी, ठीक है, ये फिक्स्ड है इनका। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 होता है, मेंस वुमेन्स सबका होता है। 10 में से 9 टाइटल जो है ना इजिप्ट ने जीता, यानी कि क्लीन स्वीप मारा। एकमात्र टाइटल जो इजिप्शियन ने नहीं जीता वो फ्रांस के लॉरिन बाल्टियान थी, ठीक है, अदरवाइज सारा जो था इजिप्ट ने जीता है। ये देखो न्यूज़ में आज के सारे न्यूज़ ये थे, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टराइजेशन भी रहता है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, और न्यूज़ का कौन कौन सा न्यूज़ इसमें कवर किया गया है, और टाइम स्टैम्प होता है, तो वहाँ से फिर आप उस न्यूज़ पे जंप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है, थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर दो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, और एक बार इस पर कमेंट करो, लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।